हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मेहरा क्लासेस। जुड़ जाइए एक बार फिर मेरे साथ। मैं प्रियंका गुप्ता मेहरा क्लासेस ऐप पर कराने वाली हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की कंप्लीट कोर्स की आपकी तैयारी, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 31 और 30 अगस्त को। तो अगर अभी भी आपने एनरोल नहीं किया है तो जुड़ जाइए मेहरा क्लासेस के साथ और जूलॉजी का एग्जाम क्रैक करिए, जहाँ पर मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ जूलॉजी की 10 यूनिट्स। अब 10 यूनिट्स में आपको वन बाय वन टॉपिक जो लिंक कर रहे होंगे, यूनिट लिंक कर रही होंगी, इस हिसाब से मैं आपको वहाँ पे प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक फिजियोलॉजी का टॉपिक, जो कि बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो उससे आते ही आते हैं और बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आप डीप में नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए और आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो सबसे पहले नेफ्रॉन है क्या। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैमेलियन बॉडी शो की गई है, ह्यूमन बॉडी शो की गई है। इसमें आप किसकी लोकेशन देख रहे हैं, किडनी की लोकेशन देख रहे हैं। तो किडनी यहाँ पे कहाँ लेटरली प्रेजेंट होती है, आपके एब्डोमिनल रीजन में। कहाँ पे लेटरली प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल रीजन में। अब अगर हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है, रीनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स पार्ट होता है और मेडुला पार्ट होता है। कॉर्टेक्स पार्ट आउटर जो होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है और जो इनर पार्ट होता है वो कहलाता है मेडुला। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो इतना पोर्शन है ये क्या कहलाता है, रीनल कॉर्टेक्स, और इसका इतना बाकी जो ये पोर्शन है ये कहलाता है रीनल मेडुला। तो अब रीनल मेडुला में भी आप देख रहे होंगे कि आपको बहुत सारे क्या दिख रहे हैं, पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। तो क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड। क्या कहते हैं, रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड के बीच बीच में आपको कुछ कॉलम्स दिख रहे होंगे, जिनको क्या कहते हैं, रीनल कॉलम। क्या कहते हैं, रीनल कॉलम। अब इसके बाद ये जो पिरामिड्स हैं ये कहाँ पे ओपन होते हैं, तो माइनर कैलिक्स में ओपन होते हैं। देन माइनर कैलिक्स फर्दर कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये माइनर कैलिक्स हो रहा है। ये कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो ये होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं मेजर कैलिक्स। अब ये सारे कैलिक्स जो है मेजर माइनर कैलिक्स, ये जाकर एक कॉमन प्लेस पे ओपन होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम। क्योंकि ये सारे जो कैलिक्स हैं ये किससे जुड़े हो, कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो ये होते हैं हाइलम वाले रीजन पर। देन इसके बाद जो रीजन कहलाता है वो है पेल्विस रीजन, और देन जो फाइनल ट्यूब निकलती है उसको कहते हैं यूरेटर। अब जो कॉर्टेक्स है, मेडुला है, और इनका फंक्शन क्या क्या है, तो वन बाय वन हम ये सारी स्ट्रक्चर जो है क्लियर करेंगे और उसका फंक्शन क्लियर करेंगे। तो बात थी नेफ्रॉन की, यहाँ तो हमने किडनी की स्ट्रक्चर देखी। अब किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है, जैसे हम पढ़ते आते हैं कि किसी भी टिश्यू की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो किसी भी सेल की, किसी भी ऑर्गन की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो फंक्शनल यूनिट वो है जो आपका प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जैसे अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी अगर फंक्शन कर रही है तो किसके बेसिस पे फंक्शन कर रही है, वो नेफ्रॉन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, नेफ्रॉन के बेसिस पे। तो नेफ्रॉन क्या है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है। क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, क्योंकि किडनी मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। तो स्ट्रक्चरल भी यूनिट है और फंक्शनल भी यूनिट है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर क्या बनी होगी, आपकी किडनी बनी होगी। और जो किडनी आपकी फंक्शन कर रही है वो किसके बेसिस पे कर रही है, तो नेफ्रॉन के फंक्शन के बेसिस पे कर रही है। इसलिए इसको हमने क्या बोला, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है क्या, नेफ्रॉन। क्लियर है। नाउ ये हमारी कौन सी किडनी है, तो ये हम बात कर रहे हैं मैमेलियन किडनी, इसकी मैमेलियन किडनी। किडनीज आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन। आप देख रहे हैं कि इसका जो शेप है वो कैसा है, बीन शेप है। कैसा है, बीन शेप है। तो बीन शेप ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर लोअर एब्डोमेन। कहाँ पे प्रेजेंट है, लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है, और सम सॉर्ट ऑफ लेटरली प्रेजेंट होती है। कहाँ पे, थोड़ा सा आपके लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। दे पास लिक्विड बॉडी वेस्ट। इनका फंक्शन क्या है किडनी का, to pass liquid body waste through urine and also filter blood to keep it clean.
इसका मतलब क्या है कि ये क्या करती है, किडनी का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, एक तो यूरिन का फॉर्मेशन करती है, कैसे, जो वेस्ट मटेरियल है उनको क्या करती है, यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालती है, और ब्लड से जो कंपोनेंट्स हमें जरूरी हैं उसको रीअब्सॉर्ब करती है और ब्लड को क्लीन करती है। ये किडनी का फंक्शन है। अब अगर हम बात करते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की, तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में है क्या क्या, तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपको रेड कलर की कैपिलरी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आ रही है। ये क्या है, ये आपका है ग्लोमेरुलस। क्या है, ग्लोमेरुलस, जिसको कहते हैं बंच ऑफ कैपिलरीज। क्या है ये, बंच ऑफ कैपिलरीज, बंच ऑफ कैपिलरीज। देन ये जो बंच ऑफ कैपिलरीज है ये कहाँ पे लाई करता है, जैसे किसी स्ट्रक्चर को फिट करने के लिए, कैसे हवा में तोड़ नहीं रहा हूँ कैपिलरी, तो उसको होल्ड कौन किए रहता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है वुमेन्स कैप्सूल। क्या होता है, वुमेन्स कैप्सूल। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं रेड कलर से, ये ग्लोमेरुलस है, बंच ऑफ कैपिलरीज है। देन ये कहाँ पे लाई करती है, तो ये करती है कहाँ पे लाई, वुमेन्स कैप्सूल में। कहाँ पे, वुमेन्स कैप्सूल में। अब वुमेन्स कैप्सूल के बाद ये कहाँ पे ओपन होती है चीजें, तो एक डक्ट में ओपन होती है। तो सबसे पहले आती है प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल। क्या आती है, प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल। फर्स्ट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट स्ट्रक्चर हुई आपकी ग्लोमेरुलस, देन वुमेन्स कैप्सूल, देन थर्ड हुई आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल। अब प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल के बाद आता है लूप ऑफ हेनले। क्या आता है, लूप ऑफ हेनले। देन डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल, जैसे हम डीसीटी भी कहते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल को हम पीसीटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल को हम कहते हैं डीसीटी, डीसीटी। और देन फाइनली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, तो इसको हम कहते हैं सीटी। और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहाँ पे ओपन होती है, तो यूरेटर में ओपन होती है। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने शो किया है कॉर्टिकल रीजन और मेडुलरी रीजन। कौन कौन से रीजन, कॉर्टिकल रीजन और मेडुलरी रीजन। अब कॉर्टिकल रीजन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो पीसीटी प्रेजेंट है, डीसीटी प्रेजेंट है, ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है, वुमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट है। लेकिन जो लूप ऑफ हेनले और सीटी है वो कहाँ पे है, तो मेडुलरी रीजन है। कहाँ पे है, मेडुलरी रीजन में है। तो इसके जो ये पार्टीशन है कॉर्टेक्स और मेडुला, इसके बेसिस पे जो नेफ्रॉन है वो टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है, जो लूप ऑफ हेनले है, क्या, लूप ऑफ हेनले वो काफी शॉर्ट होता है। कैसा होता है, काफी शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है। जबकि जो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें लूप ऑफ हेनले आप देख रहे हैं कितना लार्ज है ये। तो जिसका लूप ऑफ हेनले लार्ज होता है वो कौन सी कहलाती है, जस्टा मेडुलरी, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और जिनमें लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है और मोस्टली कहाँ पे लाई करती है, कॉर्टेक्स रीजन में। अब इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है नेफ्रॉन का वो कहाँ पे है, तो कॉर्टेक्स रीजन में है। कहाँ पे है, कॉर्टेक्स रीजन है। जबकि जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो मेजर पार्ट है वो कहाँ पे है, तो आपके मेडुलरी रीजन में है। कहाँ पे है, मेडुलरी रीजन में। इसलिए इनको हमने क्या बोला, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और जिनका मेजर पोर्शन कॉर्टिकल रीजन है उनको हमने बोला कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब इसका भी सिग्निफिकेंस होता है कि किस टाइप के नेफ्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कुछ लोग डेजर्ट एरिया में रहते हैं, कुछ लोग कोल्डर क्लाइमेट्स में रहते हैं, तो वहां पे उनको कितने वाटर को कंजर्व करने की जरूरत है उसके बेसिस पे उनमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन या जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का जो टाइप है वो चेंज हो जाता है। तो ये उसका सिग्निफिकेंस है। फर्दर अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले क्या है, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस में क्या क्या ओपन होता है, तो आपका एक एफरेंट आर्टेरियोल, कौन सा, एफरेंट आर्टेरियोल और अफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल और अफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल जो कि आपका क्या करता है, ब्लड लेके जाता है, और अफरेंट आर्टेरियोल जो आपका बॉडी से ब्लड लेके आता है। और तो इस तरीके से ये जो दोनों आर्टेरियोल हैं ये ब्लड लेके आते हैं, कहाँ पे लेके आते हैं, ग्लोमेरुलस लेके आते हैं। देन इस ग्लोमेरुलस में आपका ब्लड जो कैपिलरीज के अंदर होता है तो उसमें बहुत सारे आपके क्या होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। सब्सटेंसेस कैसे, कुछ आपके आयंस होंगे, ग्लूकोज होगा, वाटर होगा,
बहुत सारी चीजें, प्लाज्मा होगी, प्रोटीन होगी, है ना, आरबीसी होंगी, रेड ब्लड सेल्स होंगी। तो ये सारी चीजें आपके कहाँ पे हैं, ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज में आपकी हैं। अब कैसे उनसे जो हमारे जरूरत वाले मटेरियल है वो कैसे हम रीअब्सॉर्ब करते हैं, तो ये फंक्शन होता है नेफ्रॉन का। किसका? नेफ्रॉन का, मतलब कि किडनी का। देन ये कहाँ पे ओपन होता है, तो ये वुमेन्स कैप्सूल है, ये फर्दर कहाँ पे, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कहाँ पे? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ से चीजें आके कहाँ आएंगी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। देन कहाँ पे आएंगी, तो डिस्टल, फिर इसके बाद आएगा लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले से होते हुए चीजें कहाँ पे आएंगी, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। देन फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये एक आपका ओवरव्यू है स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और एक एक पार्ट का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हाउ किडनी फंक्शंस। किडनी फंक्शन कैसे करती है, किडनी फंक्शन कैसे करती है, तो किसके बेसिस पे फंक्शन करती है, मैंने पहले ही बताया, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 स्टेप्स। सबसे फर्स्ट अल्ट्राफिल्ट्रेशन, देन सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर फिल्टर्ड आउट ऑफ द ब्लड एंड इनटू द वुमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन फॉर्मिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो फिल्टर्ड आउट होते हैं ब्लड से, कहाँ पे, वुमेन्स कैप्सूल में, और क्या बनाते हैं वो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। देन सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट होता है पीसीटी से। पीसीटी में, देन लूप ऑफ हेनले में, देन बीसीटी में, देन सीटी में, फाइनली आएगा आपका वो यूरेटर। देन यूजफुल मॉलिक्यूल्स। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, सिलेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि जो यूजफुल हैं सिर्फ वही आएंगे, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही रीअब्सॉर्ब होंगे। और रीअब्सॉर्ब क्यों, क्योंकि वो फर्दर क्या होते हैं, ब्लड में पहले ही वो एब्सॉर्ब होके आए होंगे, देन फर्दर वो एब्सॉर्ब होते हैं कहाँ पे, किडनी की जो पीसीटी बीसीटी और फर्दर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है वहां पे, इसलिए इसको बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन। यूजफुल मॉलिक्यूल्स आर टेकन बैक फ्रॉम द फिल्ट्रेट। कौन से फिल्ट्रेट से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, एंड रिटर्न टू द ब्लड। कहाँ पे रिटर्न होते हैं, ब्लड में रिटर्न होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब अगर आपसे कोई भी पूछता है कि एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, तो आप वहां पे क्लियरली बता सकते हैं। आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन द रिमेनिंग फिल्ट्रेट फॉर्म्स द यूरिन। जो जितना भी यूजफुल मॉलिक्यूल्स थे उनके सबके क्या, रीअब्सॉर्ब हो जाने के बाद जो फाइनल फिल्ट्रेट बचता है उसको क्या बनाता है, वो यूरिन बनाता है। क्या बनाता है, यूरिन बनाता है। यूरिन देन फ्लोज आउट ऑफ द किडनी। किडनी से बाहर जाता है अलोंग द यूरेटर। किडनी कहाँ पे ओपन होती है, यूरेटर में ओपन होती है, तो यूरेटर में गया, देन स्टोर हुआ कहाँ पे, ब्लैडर में, और टेम्पररी ब्लैडर में स्टोर होके देन बाद में यूरिन आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो किडनी का फंक्शन है वो परफॉर्म होता है। सबसे पहले अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन, यूरिन फॉर्मेशन, और देन फाइनली आउट। तो ये किडनी का फंक्शन है। सबसे पहले स्टेप में हम क्या देखते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। क्या देखते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। Ultrafiltration is simply a process by which toxic substances, कौन से substances, toxic substances released during the body's metabolism, जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या रिलीज होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वो क्या होते हैं, along with some other essential components such as water and nutrients are filtered in and out of the blood respectively, leading to the removal of those toxic substances from the body। तो क्या होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन में, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, आयंस है, मतलब यूजफुल मॉलिक्यूल्स हैं, उनको फिल्टर कर लेते हैं ब्लड से। और कौन फिल्टर करता है, तो किडनी फिल्टर करती है, नेफ्रॉन फिल्टर करता है, और देन उसके बाद जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे उनको बॉडी से आउट कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। क्लियर होगी, आई होप आपको अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्लियर होगा। देन अभी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है, इसमें जो एरो शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है, ये एरो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है या अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो रहा है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो कहाँ कहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन
हो रहा है, एरो शो कर। अब ये देखिए आप फर्स्ट नंबर पे, तो ये हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस से आप देख रहे होंगे सब्सटेंसेस कहाँ पे आ रहे हैं, तो ये जो हमारा क्या है, वुमेन्स कैप्सूल, क्या है, वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल में आपका जितना भी यूजफुल सब्सटेंसेस है वो आ रहे हैं, तो कहाँ से, ग्लोमेरुलस से। देन ग्लोमेरुलस से जब कहाँ पे आ गए, आपके वुमेन्स कैप्सूल में आ गए। देन इसके बाद पीसीटी, पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले से होते हुए कहाँ पे गया, डीसीटी में गया। देन डीसीटी से कलेक्टिंग डक्ट में आया और यहाँ से आपका जो यूनिट ऑफ फॉर्मेशन है वो ये बाहर निकल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लड में, ठीक है, सारी चीजें कहाँ पे हैं, आपके ब्लड में है, ठीक है। अब ब्लड में तो है, लेकिन ब्लड से कैसे ये आपके कहाँ पे आएंगी, वुमेन्स कैप्सूल में आएंगी। फिर कैसे जो चीजें हैं वो रीअब्सॉर्ब होंगी, वापस से आपके ब्लड में जाएंगी। तो ये प्रोसेस होती कैसे है, तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि ब्लड फ्रॉम रीनल आर्टरी, तो ये कहाँ से आया, ब्लड आया आपका रीनल आर्टरी से, और वेन से क्या होगा, रीनल वेन में जो फाइनल जो आपका है ब्लड वो बाहर जाएगा। तो यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है। अब आप इन दोनों के डायमीटर में अगर देखें तो यहाँ पे चेंज होता है। जहां से ब्लड आता है, जहां से ब्लड आता है और जहां से ब्लड जाता है, तो आने वाला जो डायमीटर है, आपका जो आने वाला कैपिलरी का डायमीटर है वो ज्यादा होता है और जाने वाले का डायमीटर कम होता है। अब आप सोचिए, यहाँ से कोई चीज ज्यादा मात्रा में आ रही है और यहाँ से कोई चीज कम मात्रा में जाएगी, तो जो आपका ये वाला पोर्शन है, कौन सा, ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे कुछ प्रेशर क्रिएट होगा, कुछ प्रेशर क्रिएट होगा। अब जो प्रेशर क्रिएट होगा उस प्रेशर से आपकी कुछ चीजें क्या हो जाएंगी, फिल्टर आउट हो जाएंगी। कहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएंगी, तो वुमेन्स कैप्सूल में। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, तो इस फोर्स के थ्रू जो ब्लड कैपिलरी की वॉल पे फोर्स लगा, इस फोर्स के थ्रू आपका क्या क्या बाहर आ गया, तो वाटर आ गया, देन सॉल्ट्स आ गए और ग्लूकोज आ गया, यूरिया आ गया। तो ये सारी चीजें आपके कहाँ पे आ गई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ गई। कहाँ पे आ गई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ये सारी चीजें आपकी आ गई। क्लियर है। देन द आर्टेरियोल एंटरिंग द ग्लोमेरुलस, क्या कहते हैं, अफरेंट आर्टेरियोल, जो कि ग्लोमेरुलस में चीजें लेकर आता है, ठीक है। इज वाइडर, क्या है, वाइडर होता है, क्या होता है, वाइडर। अफरेंट मतलब आने वाला, अफरेंट मतलब आने वाला, इफरेंट मतलब जाने वाला, इफरेंट मतलब कि जाने वाला, ठीक है। इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अफरेंट, अफरेंट आप और आने वाला। तो वहां से क्या होता है, उसका डायमीटर जो है वाइडर होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है, अफरेंट आर्टेरियोल, क्या है, अफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। और ये हमारा है इफरेंट आर्टेरियोल, ये तो आपको दिख रहा है इसका डायमीटर जो है ज्यादा है और यहाँ का जो डायमीटर है वो कम है। तो ये कौन सा है, अफरेंट, और ये कौन सा है, इफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आपकी ब्लड कैपिलरीज इकट्ठी हो गई, बंच ऑफ कैपिलरीज जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये बंच ऑफ कैपिलरीज है यहाँ पे, ठीक है, ये बंच ऑफ कैपिलरीज है। अब यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड है, मतलब ब्लड है आपका, बहुत सारा ब्लड है और इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं, और यहाँ से कम जा रहा है, तो यहाँ से जो ज्यादा आ रहा है और यहाँ से कम जा रहा है, तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, इसकी वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट होगा। तो ये प्रेशर जो क्रिएट होगा वो यहाँ से मॉलिक्यूल्स को कहाँ पे ले आएगा, तो वो ले आएगा आपके वुमेन्स कैप्सूल में। कहाँ पे ले आएगा, वुमेन्स कैप्सूल में। तो ये हमारा क्या बन गया, वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, क्या है, वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल। क्लियर है। तो यहाँ से ये चीजें कहाँ पे आ गई, आपके वुमेन्स कैप्सूल में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें जो हैं कैसे फिल्टर होके कहाँ पे आ जाती हैं, आपके कैपिलरीज से आ जाती हैं आपके वुमेन्स कैप्सूल में। तो the main substances that pass out of the capillaries, कैपिलरीज से कहाँ पे आ जाती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ जाती हैं। क्या क्या, अमाइनो एसिड्स, वाटर, ग्लूकोज, यूरिया एंड सम इनऑर्गेनिक आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। तो ये सारी चीजें अभी आपके कहाँ पे है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहाँ पे है, तो आपकी ये है वुमेन्स कैप्सूल में। कहाँ पे है, वुमेन्स
capsule. Now blood cells and large proteins remain in the blood as they are too large. जो blood cells हैं जैसे RBC हो गई, large protein जैसे plasma proteins है ना, एल्ब्यूमिन, ये सारी चीजें आपके कहाँ पे रह जाती हैं? तो ये रह जाती हैं ब्लड की कैपिलरीज में रह जाती हैं। जब ये ब्लड की कैपिलरीज में रह जाती हैं तो ये कैसे पास आउट होंगी और क्यों नहीं हो पाती हैं? तो कुछ बैरियर्स होते हैं और ये साइज में लार्ज भी होती है, तो जो आपके ब्लड कैपिलरीज के जो पोर्स होंगे या जो कुछ वहां पे बैरियर्स होंगे उनको क्रॉस नहीं कर पाते। टू पास थ्रू द बैरियर्स प्रेजेंट इन द ग्लोमेरुलस एंड वुमेन्स कैप्सूल, तो कुछ बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? ग्लोमेरुलस में और वुमेन्स कैप्सूल में, जिनके कारण ये जो ब्लड सेल्स हैं, लार्ज प्रोटीन्स हैं, ये फिल्टर नहीं हो पाते हैं। फीचर्स दैट एट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो कौन कौन से फीचर्स जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? ब्लड इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज is separated from the lumen of women's capsule by two cells layer with a basement membrane. तो जो ग्लोमेरुलस है और वुमेन्स कैप्सूल है, इनके बीच में थोड़ा सा जो गैप रहता है और कैसे यहाँ से कैपिलरीज से कैसे वुमेन्स कैप्सूल में चीजें आती हैं, तो यहाँ पे बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स क्यों होते हैं? अगर बैरियर्स नहीं होंगे तो जितनी भी ब्लड में चीजें हैं, छोटी बड़ी जो भी हैं, वो सारी कहाँ पे आ जाएंगी? आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ जाएंगी। इसलिए कुछ बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर्स हैं, यही डिसाइड करते हैं कि कितनी चीजें आपकी रीअब्सॉर्ब होंगी, कितनी चीजें आपकी आउट हो जाएंगी। तो द फर्स्ट सेल लेयर इज एंडोथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ द कैपिलरी, मतलब कि जो ग्लोमेरुलस की क्या होंगी? ब्लड कैपिलरीज होंगी, उसकी एंडोथेलियम। गैप बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स अलाउ ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू दिस लेयर, तो एंडोथेलियल सेल्स के बीच में क्या होते हैं? गैप्स होते हैं। अभी मैं एक डायग्राम आपको शो करूंगी, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो ब्लड कैपिलरीज की क्या होंगी? एंडोथेलियल सेल्स होंगी। क्या होंगी? एंडोथेलियल सेल्स होंगी। इनके बीच में कुछ कुछ क्या होंगे? गैप्स होंगे। तो गैप्स की वजह से क्या होंगी? ये अलाउ कर देंगी किसको? सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को। जो नेक्स्ट लेयर होगी तो यहाँ पे होगी आपकी क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो दिख रही है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करेगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन भी चीजों को क्या करेगी? इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपके प्रेजेंट होते हैं कोलेजन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। क्या प्रेजेंट होते हैं? कोलेजन एंड ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पास करने में हेल्प करती है थ्रू द होल्स इन द मैश। ठीक है, तो ग्लाइकोप्रोटीन और कोलेजन की वजह से भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास कर पाते हैं। देन जो वुमेन्स कैप्सूल में आपकी प्रेजेंट होती है एपिथेलियम। क्या प्रेजेंट होती है? एपिथेलियम। अगर मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर शो करती हूँ तो एक बार आप यहीं पे देखिए, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं बता रही हूँ तो आपको चीजें ज्यादा बेटर मैनर में क्लियर होगी। ये अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ये ठीक है, तो ये आपकी कौन सी है? ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एंडोथेलियल सेल्स। कौन सी सेल्स? एंडोथेलियल सेल्स। ये आपकी एंडोथेलियल सेल्स है और ये ग्रीन कलर से आपकी जो है ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और देन यहाँ पे आपकी प्रेजेंट है वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो 3 लेयर हो गई। एक तो जो रेड कलर से शो कर रही हूँ मैं, रेड कलर से शो कर रही हूँ, तो रेड कलर से ये आपकी हो गई एंडोथेलियल सेल। ठीक है, जो मरून कलर से शो कर रही हूँ ये है वुमेन्स कैप्सूल की और ये है एपिथेलियल सेल। क्या है? एपिथेलियल सेल। और जो ग्रीन कलर से शो कर रही हूँ ये क्या है? ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो तीनों चीजें हैं, तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? बैरियर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैरियर बनाते हैं। और ये बैरियर तीनों हेल्प करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। ठीक है, अब जो एपिथेलियम है आपकी, एपिथेलियम में कुछ सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसे कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं? पोडोसाइट्स। और ये पोडोसाइट्स जो हैं ये आपकी क्या बनाती हैं? तो फेनेस्ट्रेटेड एपिथेलियम। फेनेस्ट्रेटेड क्या होती है? मतलब कि ये इनमें पोर्स होते हैं बीच बीच में। क्या होते हैं? पोर्स, जो कि अलाउ करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पोर का साइज जो है ये आपको दिख रहा है बीच बीच में, ये पोर्स दिख रहे हैं।
तो ये पोर्स जो है ये अलाउ करते हैं ओनली सम मॉलिक्यूल्स, जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको नहीं, बल्कि सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को जो एक सिलेक्टिव होल के थ्रू पास हो सकते हैं। तो ये गैप जो बनाते हैं किसके बीच में, पोरोसाइट्स के बीच में। ठीक है, तो ये जो तीन बैरियर हैं, एंडोथेलियल कहाँ पे है, तो ये है आपकी ब्लड कैपिलरीज में, मतलब ग्लोमेरुलस में, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके बाद है आपकी एपिथेलियम कहाँ की, वुमेन्स कैप्सूल की, और उसमें कहाँ पे कुछ स्मॉल प्रोजेक्शंस और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिसे कहते हैं पोडोसाइट्स। क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स। इस डायग्राम में अगेन आप देख सकते हैं फ्रंट आर्टेरियोल जो ब्लड लेके आ रहा है, फ्रंट आर्टेरियोल जो ब्लड लेके जा रहा है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लड कैपिलरीज की आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे सेल्स दिख रही है, तो ये आपकी एंडोथेलियल सेल्स हो गई। देन ब्लू कलर से आपको ये शो हो रही है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और देन ये आपको ये शो हो रही है पोडोसाइट सेल्स, पार्ट्स ऑफ पोडोसाइट सेल्स। तो पोडोसाइट सेल्स क्या बना रहे हैं, कुछ कुछ यहाँ पे होल बना रहे हैं जिनके थ्रू आपके कुछ मॉलिक्यूल जो है वो ही पास हो पाएंगे। तो ऐसे करके आपके तीन बैरियर होंगे, और तीन बैरियर को जो मॉलिक्यूल क्रॉस कर पाएंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, वुमेन्स कैप्सूल में, यानी कि आपके क्या आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। अब यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है, ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स है। तो ब्लड प्लाज्मा और रेड ब्लड सेल्स जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि कौन कौन से, अमाइनो एसिड, वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, इनऑर्गेनिक आयन, ये सब कहाँ पे आ जाते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। ठीक है, तो ये जो है ये कहाँ पे आ गए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। अब बारी आती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की, इसकी सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की। Many of the substances that end up in the glomerular filtrate need to be kept by the body. अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कहाँ पे आ गए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ गए। अब वो बॉडी के लिए यूजफुल है। अब बॉडी के लिए अगर यूजफुल है और वो यूरिन के साथ बाहर निकल गए तो बॉडी में तो उन सब चीजों की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे किसकी जरूरत होती है, तो यहाँ पे जरूरत होती है आपको रीअब्जॉर्प्शन की, किसकी, रीअब्जॉर्प्शन की। तो these substances are reabsorbed into the blood as the filtrate passes along the nephron. जैसे जैसे जो फिल्ट्रेट है वो नेफ्रॉन में पास होता है, वैसे वैसे मॉलिक्यूल जो है रीअब्सॉर्ब होते जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई भी मॉलिक्यूल कहीं भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, नहीं, कुछ स्पेशलाइज्ड पोर्शन में ही, नेफ्रॉन के स्पेशलाइज्ड पोर्शन में ही क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है। इसलिए तो बोला सिलेक्टिव, कि अगर एक पार्ट में किसी चीज का एब्सॉर्प्शन हो रहा है तो वो एक ही पार्ट में होगा, अदरवाइज अगर आगे वो पास हो गया तो फिर वो यूरिन से बाहर हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन as only certain substances are reabsorbed. अब reabsorbed substances कौन कौन से हैं, वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स, क्योंकि अगर इनकी कमी हो गई तो बॉडी में क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिसफंक्शंस हो जाएंगे बॉडी में। तो इसलिए इन सारी चीजों को क्या किया जाता है, रीअब्सॉर्ब किया जाता है। तो अब ये आपको जो एरो है, ये एरो शो कर रहे हैं, जैसे ग्रीन एरो है, तो यहाँ पे जो ग्रीन एरो है वो शो कर रहा है आपका कि कैसे फिल्ट्रेट आगे आगे पास हो रहा है पूरे नेफ्रॉन में, थ्रू आउट द नेफ्रॉन। देन ब्लू एरो शो कर रहा है आपके रीअब्सॉर्प्शन से, किसके रीअब्सॉर्प्शन को, तो ग्लूकोज के रीअब्सॉर्प्शन, किसके रीअब्सॉर्प्शन को, ग्लूकोज के रीअब्सॉर्प्शन। तो अगर आप ग्लूकोज का रीअब्सॉर्प्शन पूरे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देखें तो ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है पीसीडी में। कहाँ पे हो रहा है, पीसीडी, मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किसका रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है, ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, तो पीसीडी में कुछ चैनल्स होते हैं, और एसजीएलटी जिसको बोलते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, SGLT1 एंड SGLT2। तो ये जो SGLT1 SGLT2 है ये ग्लूकोज के रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, किसके, ग्लूकोज के रीअब्सॉर्प्शन में। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, हम फर्दर मूव करते हैं, फिल्ट्रेट जो फर्दर मूव करता है आपकी लूप ऑफ हेनले में, तो आप लूप ऑफ हेनले में देख सकते हैं किस किस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसका, सॉल्ट का और वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सॉल्ट का और वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो सॉल्ट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब कि कैसे, डिफ्यूजन की प्रोसेस में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे जब आपका क्या हो गया, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो चुका है आपका पहले ही, तो यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा।
अब ज्यादा हुआ तो यहाँ से सॉल्ट क्या जाएगा बाहर, क्योंकि सॉल्ट कहाँ से डिफ्यूजन अगर देखे तो कैसे होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। तो यहाँ पे जैसे जैसे वाटर जाएगा वैसे वैसे क्या जाएंगे, सॉल्यूट्स भी बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर लूप ऑफ हेनले में देखें तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है और किसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ, तो जैसे जैसे वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा वैसे वैसे सॉल्ट का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब लूप ऑफ हेनले में भी आपके दो पार्ट हैं, एक तो असेंडिंग लिम्ब और एक दूसरा डिसेंडिंग लिम्ब, ठीक है। असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब में आपको दोनों में क्या हो रहा है, वाटर और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। देन वाटर इज आल्सो रीअब्सॉर्ब्ड ड्यू टू ऑस्मोसिस, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। क्यों, क्योंकि जहां जहां सॉल्ट होंगे वहां वहां वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, जहां जहां सॉल्ट होगा वहां वहां वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा। अब आपके आयंस भी यहाँ पे, आयंस कौन कौन से, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, यहाँ पे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। तो ये सारे जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है ये यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब आपका फिल्ट्रेट फर्दर मूव करता है कहाँ, डिस्टल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल में। अब अगर वाटर का रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पे हो गया इजिली तो हो गया, अदरवाइज सीधे कहाँ पे होगा, कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन। कंडीशनल कैसे, जब आपका क्या होगा, जब आपका हार्मोन प्रेजेंट होगा तभी वो हार्मोन जो है वाटर का रीअब्सॉर्ब करेगा, अदरवाइज आपका जो वाटर है वो आपका बॉडी से आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये डायग्राम शो कर रहा है कि कैसे चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं और कैसे सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होती हैं। नेफ्रॉन के किस पोर्शन में किस चीज का रीअब्सॉर्प्शन होता है, किस चैनल प्रोटीन के थ्रू होता है और किस कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है, और ऑस्मोसिस के थ्रू किसका होता है, डिफ्यूजन के थ्रू किसका होता है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी होगी। जैसे अगर पूछा जाए कि पीसीटी में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन किस प्रोटीन के द्वारा होता है, अब अगर मैं लिख दूं सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, SGLT1 या SERCA, तो वहां पे आपको क्लियर होना चाहिए कि जो SGLT1 और 2 हैं ये प्रेजेंट होते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल में और ये रीअब्सॉर्ब करते हैं ग्लूकोज, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे, अब जैसे डिफ्यूजन के थ्रू सॉल्ट्स का क्या हुआ, रीअब्सॉर्प्शन हुआ, और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू हुआ, और कहाँ पे हुआ, तो लूप ऑफ हेनले में हुआ। तो ये सारी छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं जो आपको नेफ्रॉन के बारे में, किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में वो क्लियर होना चाहिए। यही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कई बार नेगेटिव मार्किंग के चलते हमारा आंसर गलत हो जाता है और वहां पे हमारी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो अगर हम मूव करें कहाँ पे, लूप ऑफ हेनले में अगर आप देखें तो कैसे जो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन है कैसे होता है, ठीक है। तो जब प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल से क्या आता है, आपका फिल्ट्रेट आता है। तो फिल्ट्रेट में आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी है जो वो 300 है, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 1200 है। तो कैसे ये ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, तो जब यहाँ पे आपको प्रॉक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल में किसका रीअब्सॉर्प्शन हो गया था, ग्लूकोज का, किसका रीअब्सॉर्प्शन हो गया, ग्लूकोज का। लूप ऑफ हेनले में यहाँ पे किसका एब्जॉर्प्शन होते जा रहा है, तो यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होते जा रहा है, किसका, वाटर का एब्जॉर्प्शन होते जा रहा है, ठीक है। और जो आपका ये वाला एरिया है असेंडिंग लिम्ब है, लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे आपके आयंस आ रहे थे, आयंस जैसे कि सोडियम पोटेशियम है ना, क्लोराइड आयंस, ये सारे आयंस यहाँ पे रीअब्सॉर्ब। अब जब मेडुलरी रीजन में आप देखेंगे तो जब आयंस ज्यादा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ज्यादा आयंस का रीअब्सॉर्प्शन और आयंस ज्यादा हो जाएंगे तो वहीं पे वाटर का भी रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा। अब वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा तो वहां पे जो ऑस्मोलैरिटी है वो आपके डिसेंडिंग लिम्ब में ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑस्मोलैरिटी डिसेंडिंग लिम्ब में बढ़ जाएगी, जबकि असेंडिंग लिम्ब में आपकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या होती जाएगी, तो कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी, क्योंकि वहां पे आयंस आपके रीअब्सॉर्ब हो चुके हैं। तो अगर पूछा जाता है कि प्रॉक्सिमल की डिसेंडिंग लिम्ब से जो आपके जो आपका वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है और असेंडिंग लिम्ब में जो आपके आयंस का रीअब्सॉर्प्शन होता है, तो उसमें ऑस्मोलैरिटी का क्या रोल है, मतलब कि आप कैसे बता सकते हैं कि यहाँ रोल। तो जैसे डिसेंडिंग लिम्ब से असेंडिंग लिम्ब की तरफ जाते हैं वैसे क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी जो है लूप ऑफ हेनले की तरफ आने में, डिसेंडिंग लिम्ब से लूप ऑफ हेनले की तरफ आने में ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है,
जहां ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी वहां वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, और जहां पे ऑस्मोलैरिटी क्या होगी, फिर वाटर का जो आपका यहाँ पे वाटर है, वाटर ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके आयंस भी रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, आयंस रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे तो असेंडिंग लेयर में जाते जाते आपकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो वापस से कम हो जाएगी। और दूसरा वाटर का पोटेंशियल, तो अगर हम वाटर का पोटेंशियल देखें तो कॉर्टिकल रीजन से मेडुलरी रीजन में क्या होता है, वाटर का पोटेंशियल कम होता है। ये आपका कॉर्टिकल रीजन होगा, यहाँ पे आपका मेडुलरी रीजन है, तो यहाँ पे हाई वाटर पोटेंशियल है, यहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल है। ठीक है, तो ऐसे करके आपके क्या होते हैं, जो आयंस है और जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो लूप ऑफ हेनरी तक होता है। ठीक है ना। अब बात आती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। किसकी? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। देयर इज एन एक्टिव पंपिंग ऑफ आयंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कैसा होता है, एक्टिव पंपिंग अगेंस्ट द ग्रेडियंट का मतलब क्या है, लो टू हाई, लो टू हाई। मतलब अभी तक चीजें कैसे जा रही थी, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, लेकिन अब कैसे जाएंगी, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। So a large number of mitochondrial organelles are present in the epithelial cells to produce sufficient ATP. तो अगर आप DCT में देखें तो यहाँ पे क्या होंगे, large number of mitochondrial organelles present होंगी। कहाँ पे? DCT में, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव पंपिंग होती है। एक्टिव पंपिंग के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, ATP की जरूरत पड़ती है ना। DCT is regulated by the endocrine hormone like aldosterone। मैंने क्या बताया था कि अगर एक बार वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया वहां पे तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे किसके थ्रू होगा, तो जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन आएगा तभी वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। पैराथायराइड हार्मोन इन द डीसीटी कॉजेस मोर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस एंड सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयंस। तो पैराथायराइड हार्मोन कहाँ पे एक्ट करता है, डीसीटी में एक्ट करता है, और किसका रीअब्सॉर्प्शन करता है, कैल्शियम आयंस का, और सिक्रीशन किसका करता है, पोटेशियम आयंस का। Aldosterone in the DCT causes sodium reabsorption and potassium reabsorption। Aldosterone क्या करता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन और पोटेशियम सिक्रीशन का फंक्शन करता है, और सोडियम रीअब्सॉर्ब होगा तो वाटर भी क्या होगा, रीअब्सॉर्ब होगा। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड जो है डीसीटी में वो सोडियम का सिक्रीशन करता है। तो ये मल्टीपल जो हार्मोन्स हैं इसलिए ये किस पे वर्क करते हैं, एक्टिव पंपिंग करते हैं, इसलिए यहाँ पे एटीपी की नीड होती है। तो ऐसे डीसीटी का आपका फंक्शन होता है। अब बात आती है कलेक्टिंग डक्ट की। किसकी? कलेक्टिंग डक्ट की। तो कलेक्टिंग डक्ट इज जॉइंड बाय सेवरल नेफ्रॉन्स हैंस कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोलेंगे तो इसको सीटी बोलेंगे। ठीक है, then urine passes the duct all the way through the medullary interstitium with a high sodium ion concentration। अब वहां पे जब सारी चीजें आ चुकी होती हैं तो जो मेडुलरी रीजन से चीजें आती हैं वहां पे क्या ज्यादा होता है, तो हाई सोडियम आयन कंसंट्रेशन होता है। द कलेक्टिंग डक्ट मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू वाटर। जो कलेक्टिंग डक्ट की मेम्ब्रेन होती है वो वाटर के लिए क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या आ जाएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इट बिकम्स परमिएबल ड्यू टू ओपनिंग ऑफ एक्वापोरिस। अब कलेक्टिंग डक्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, एक्वापोरिस चैनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही एडीएच आएगा, क्या आएगा, एडीएच हार्मोन आएगा ब्लड में, और ये एडीएच हार्मोन क्या करेगा, एक्वापोरिस को इसकी वॉल पे प्रेजेंट कर देगा, और ये एक्वापोरिस क्या करेंगे, वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को अलाउ करेंगे। क्या करेंगे, वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को अलाउ करेंगे। लेवल ऑफ एडीएच इन द यूरिन हेल्प डिटरमाइन इफ यूरिन इज डाइल्यूटेड। अब अगर एडीएच नहीं होगा तो जो यूरिन है हमारा उसमें वाटर का जो कंसेंट्रेशन है वाटर वो ज्यादा होगा, है ना। तो यूरिन हमारा कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूट। अब अगर एडीएच आ गया है और इसने वाटर का रीअब्सॉर्ब कर लिया है तो वाटर का कंसंट्रेशन यूरिन में कम हो जाएगा, और यूरिन कैसा हो जाएगा, तो यूरिन हो जाएगा कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड इसलिए आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो जब भी आप ज्यादा पानी पीते हैं तो जो यूरिन है वो कैसा होता है, डाइल्यूटेड होता है, लाइट येलो कलर का होता है। और जब आप कम वाटर इनटेक रखते हैं तो उस टाइम पे आपका जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड होता है। तो यूरिन हैज हाई लेवल्स ऑफ एडीएच इंडिकेटिंग डिहाइड्रेशन कंडीशन। अगर यूरिन में हाई लेवल ऑफ एडीएच है, यूरिन में क्या है आपका
एडीएच का लेवल हाई है। क्या है? एडीएच का लेवल हाई है। तो एडीएच का लेवल जो हाई है वो इंडिकेट करता है कि आपके अंदर क्या है? डिहाइड्रेटिंग कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? डिहाइड्रेशन कंडीशन है। इसलिए डिहाइड्रेशन कंडीशन के दौरान आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए। वाटर इनटेक आप अच्छा रखेंगे तो जो आपका एडीएच है वो लेवल आपका कम हो जाएगा। क्योंकि एडीएच किस लिए आता है? एडीएच इसीलिए आता है कि वो वाटर को क्या कर सके? कंजर्व कर सके बॉडी में ना। अब सिग्निफिकेंस क्या है नेफ्रॉन का? तो नेफ्रॉन का सिग्निफिकेंस है कि ब्लड को फिल्टर करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखता है, पीएच को रेगुलेट करता है, हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है ना। देन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है और हेल्थ इंडिकेटर भी है, जैसे मैंने आपको बताया डिहाइड्रेशन वगैरह। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से क्लियर होती हैं? तो नेफ्रॉन। इसलिए जो आपकी किडनी है, नेफ्रॉन है, तो आपको हमेशा आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए। कैसे? वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए। अब इसकी बहुत सारी डिसीजेस हैं और बहुत सारे चैनल्स, बीच बीच में आपको बहुत सारी चीजें, मतलब किडनी आप अगर मान के चले तो एक्सक्रीटरी सिस्टम अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है। तो ये तो स्ट्रक्चर, एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फंक्शंस बताए हैं। जब एक पर्टिकुलर आप पीसीटी की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहां पे कौन कौन से चैनल्स है, तो ऐसे बहुत सारा आपको डीप में पढ़ना होगा, तब जाके आपकी कहीं भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो बन पाएगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ये कोर्स तो मैं प्रियंका गुप्ता मेहरा क्लासेस में आपके साथ लेके आ रही हूँ जूलॉजी की कंप्लीट 10 यूनिट्स, जहाँ पे आपको मिलने वाले हैं लाइव क्लासेस, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज मिलने वाली हैं, शॉर्ट नोट्स भी मिलने वाले हैं। और जो इस कोर्स की वैलिडिटी है वो आपकी रहेगी 1 ईयर की। 1 ईयर में आप किसी भी एग्जाम के लिए इन नोट्स को और इन वीडियोस को देखकर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जुड़ जाइए आप मेहरा क्लासेस के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 का जो आपका एग्जाम है उसको क्रैक करने के लिए, और जो निगेटिव मार्किंग है उसको दूर करने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, ताकि आपकी जो 3 घंटे की सिटिंग में आप कैसे निगेटिव मार्किंग को कम कर सकते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और जैसे कि मैंने 2 बार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्वालिफाई किया है और 1 बार मैं इंटरव्यू में अपेयर हुई हूँ, तो साथ ही साथ मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ वहाँ पे कि कैसे इंटरव्यू में आपको किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं। अब 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं तो क्या सिग्निफिकेंस है कि डेजर्ट में जो है लोग, उनके पास कौन सा नेफ्रॉन पाया जाएगा, और जो कोल्डर क्लाइमेट्स हैं वहां पे कौन से नेफ्रॉन ज्यादा नंबर में पाए जाएंगे। तो ऐसे कई बार क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो जुड़ जाइए मेहरा क्लासेस के साथ। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो ये कंप्लीट कोर्स है ये सिर्फ आपको मिलने वाला है 3999, और ये 3999 का अमाउंट जो है काफी कम है, और आपकी नीड को ध्यान में रखते हुए ये अमाउंट डिसाइड किया गया है। तो अगर अभी भी आपने एनरोल नहीं किया है, जुड़ जाइए मेहरा क्लासेस के साथ। ये स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेहरा क्लासेस के चैनल को आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने से आपको क्या है, जो रेगुलर अपडेट्स हैं, जैसे अभी आपके एग्जाम फॉर्म फिल होने लगे हैं, तो कैसे एग्जाम फॉर्म फिल करना है, कैसे क्या अपडेट्स हैं, वो सारी अपडेट्स आपको मेहरा क्लासेस ऐप पे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होते रहती हैं। और अगर आप और भी संबंधित जानकारी, अदर एग्जाम्स के रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं मेहरा क्लासेस को। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो मेहरा क्लासेस ऐप पर कंटिन्यू बेसिस पे लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, वहां पे आप इस नंबर के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। सो डोंट मिस इट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।